जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी स्टडी का बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों NCERT बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जानता हूँ कि थोड़ा समय हो गया है, लेकिन दोस्तों क्या करूँ, और भी कई सारी क्लासेस की वीडियोस बनानी होती हैं, इसलिए आप लोग क्लास 12th हिस्ट्री की वीडियोस जो है बहुत दिनों बाद आ रही है। कोई बात नहीं दोस्तों, देर आए सवेर आए। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दोस्तों बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो इस चैप्टर को आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को मैं समझाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। आप लोग एंड तक देखेंगे तभी आप लोग को जो है फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं दोस्तों। आज इस चैप्टर को बिल्कुल उधार देते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि एक एक चीज़ को जो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि आप लोग के जो है बोर्ड के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर इसको शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर का चूंकि नाम है, चैप्टर का नाम है दोस्तों बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है दोस्तों। जाति का मतलब होता है कि जैसे हर एक हमारे देश के अंदर हर धर्म के अंदर कई सारी जातियां हैं, जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म है, उसके अंदर पता नहीं कितनी सारी जातियां हैं। इसी तरह से वर्ग, ठीक है। हमारा जो प्राचीन समाज था वो 4 वर्णों के अंदर विभाजित था, 4 वर्गों के अंदर विभाजित था, जिसको वर्णा सिस्टम बोलते हैं। तो उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले। तो इस चैप्टर का नाम जो है इसीलिए रखा है बंधुत्व का मतलब है कि चूंकि ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर महाभारत, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग को महाभारत के बारे में डिस्कस करना है। तो महाभारत कौन सी कथा है दोस्तों? महाभारत जो है 2 भाइयों के बीच की कहानी है महाभारत, ठीक है ना, कौरव पांडवों के बीच में। तो इसलिए हम उसको महाभारत को बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। महाभारत क्या था, कौन सा ग्रंथ था दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर ये जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी जो भारतीय समाज था उसके अंदर कई सारी जातियां थी, इसलिए इस चैप्टर का नाम जाति भी रखा गया है। फिर वर्ग, उस समय में जो है हमारे समाज को, हिंदू धर्म के समाज को जो 4 वर्गों के अंदर बांटा गया था, ठीक है। क्षत्रिय बांटा गया था, ब्राह्मण बांटा गया था, वैश्य, शूद्र, इसलिए चैप्टर का नाम वर्ग भी रखा गया है। तो इसलिए जो इस चैप्टर का नाम हम लोग को समझने की जरूरत है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर को जो है थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12th का जो सेकेंड चैप्टर था जिसके अंदर राजा किसान नगर, हम लोगों ने सेम टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन हम लोगों ने उस समय उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बात किया था भाई, किसके बारे में बात किया था? हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात किया था दोस्तों, ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य का जो है आपका प्रशासन के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि भाई मौर्य साम्राज्य का क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, कौन कौन से राजा हुए थे, सम्राट अशोक के बारे में बात किया, थोड़ा सा गौतम बुद्ध जी के बारे में बात किया। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा दक्षिण भारत के कई सारे साम्राज्यों के बारे में बात किया। तो मेन एंड हम लोगों ने जो है शहरों के बारे में बात किया था, नगरों के बारे में बात किया था दोस्तों, ठीक है। हम लोगों ने समाज को ज़्यादा समझा नहीं था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो है सेम टाइम पीरियड में जो है हम लोग को भारतीय समाज को समझना है। किसको समझना है दोस्तों? भारतीय समाज के अंदर कौन कौन सी व्यवस्था थी, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी कि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। महाभारत ग्रंथ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस समय का जो टाइम पीरियड है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी कौन कौन से ग्रंथ थे, उसके अंदर महाभारत भी ग्रंथ आता है। उसके बाद में और भी कई सारे सांस्कृतिक ग्रंथ वगैरह को समझना है, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, धर्मसूत्र वगैरह। तो इस तरह से फिर चांडाल वगैरह कौन थे। तो इस कुल मिलाकर के जो है हमको इस चैप्टर के अंदर जो है तमाम चीज़ें इस चीज़ के अंदर डिस्कस करनी है। तो चलिए थोड़ा सा फिर इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक राजनीतिक जीवन में अनेक बदलाव आया। मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने जो है इससे पिछले वाला जो चैप्टर था राजा किसान नगर, उसके अंदर हम लोगों ने आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन किया था। उसके बाद में इनमें से कुछ बदलावों ने जो है समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरण के रूप में वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, ठीक है भाई, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की क्या होगी, जीवन शैली में परिवर्तन आने लग गया, ठीक है। सामाजिक विषमताएं क्या होने लगी, अधिक प्रखर होने लगी, अधिक मजबूत होने लगी, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेनली सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे भी, सोसाइटी के अंदर कौन कौन सा ट्रेडिशन था, कौन कौन सी परंपरा थी, बंधुत्व क्या था, जाति क्या था, वर्ग क्या था, ये सब चीज़ पढ़ने वाले। तो देखिए हमारा सबसे पहला ही टॉपिक आता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि भैया सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण में, ठीक है, आदर्श मूलक संस्कृत के जो ग्रंथ वगैरह थे उनकी क्या भूमिका थी। क्योंकि इतिहासकार जो थे इस टाइम पीरियड
का जो सोर्स है, इस टाइम पीरियड का जो अध्ययन करने का सोर्स है, वो आपको अधिकतर सांस्कृतिक ग्रंथ वगैरह मिलेंगे जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखे हुए हैं, वो ग्रंथ मिलेंगे। जिस ग्रंथ में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ आपका महाभारत बन जाता है दोस्तों। इसलिए चैप्टर का नाम क्या रखा है, बंधुत्व रखा गया है। ठीक है, तो इसी चैप्टर के अंदर ये पहला जो टॉपिक है हमको इसी के अंदर ये डिस्कस करना है कि भाई सामाजिक इतिहास का जो पुनर्निर्माण है उसको समझना है, उसको डिसाइफर करना है। उसके क्षेत्र में जो है इतिहासकारों को बहुत सारे संस्कृत भाषा के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा। उस अध्ययन से जो है इतिहासकारों को जो है भारतीय समाज को समझने का मौका मिला। तो देखिए क्या है कि भाई आपका जो है दोस्तों, आपका पेन थोड़ा सा ठीक कर लूँ, हाँ, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में जो है इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का क्या करना शुरू कर दिया, अनुशीलन करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, संस्कृत ग्रंथों की तरफ अपना रुख किया। उन्होंने बोला कि भाई हमको अगर जो है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी की अगर सामाजिक इतिहास को समझना है कि भाई समाज कैसा था, समाज की बनावट कैसी थी, समाज में कौन कौन सी परंपराएं थी, अगर हमें वर्तमान के समाज को और प्राचीन के समाज को तुलना करना है तो हमें जो है प्राचीन समाज को समझने के लिए कुछ प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर जो है हमें अतीत का काफ़ी सारी चीज़ छुपा हुआ है। इसलिए इतिहासकारों ने क्या किया दोस्तों, इतिहासकारों ने जो है संस्कृत ग्रंथों को जो बहुत प्राचीन थे, बहुत पुराने थे, उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट, इतिहासकारों को लगता था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। मान लीजिए कि उस किसी ग्रंथ के अंदर अगर कोई बात लिखी है, कोई नियम लिखा है, तो इतिहासकारों को ऐसा लगता था कि भाई ये जो नियम लिखा हुआ है सेम टू सेम डिट्टो जो है इस नियम को उस समय पालन किया जाता होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट कि भाई बाद में विद्वानों ने जो है पाली भाषा, प्राकृतिक और तमिल ग्रंथों की सहायता से अन्य परंपराओं का भी क्या करना शुरू कर दिया, अध्ययन करना शुरू कर दिया। इतिहासकारों ने बोला कि जब हम लोग अतीत का अध्ययन कर ही रहे हैं तो हम केवल संस्कृत की किताबों को क्यों पढ़ा जाए, हम क्यों ना पाली की किताबें भी पढ़ें, तो उससे भी हमें समाज के बारे में बेहतर जानने को मिलेगा। ठीक है, फिर प्राकृतिक भाषा की किताबों को भी हम लोग अध्ययन करेंगे तो और बेहतर जान पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, नेक्स्ट, इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ क्या थे, आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। ठीक है, तो भैया इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होने लगा कि भाई जो आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ वगैरह थे वो इतिहासकार क्या मानने लगे कि भाई लीगल है, लेजिटिमाइट है, इसको पढ़ करके जो है हम अतीत के बारे में काफ़ी सारी जानकारी जुटा सकते हैं। ये देखिए, अतीत में हमारे जो संस्कृति के ग्रंथ थे, ठीक है, जो संस्कृत भाषा के या फिर अन्य भाषाओं के जो ग्रंथ थे कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे। ठीक है, उनको अलग अलग चीज़ों पे लिखा जाता था, जैसे कि ये ताड़ के पेड़ के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी अतीत को समझने के लिए इतिहासकारों ने जो है संस्कृत भाषा के ग्रंथों की तरफ रुख किया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं आप लोग को इतिहास के कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो आप लोग को क्या बताता हूँ, मैं संसाधन बताता हूँ, सोर्स बताता हूँ। अगर इतिहास को समझना है तो हमको सोर्स पता होना चाहिए। भाई किताबें बनती हैं सोर्स, ठीक है, स्थापत्य कला सोर्स बनते हैं, सिक्के सोर्स बनते हैं। तो जब हम लोग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के जो है जब हम लोग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के अध्ययन करते हैं तो उस बीच में जो है संस्कृत के ग्रंथ जो हैं ये क्या बनते हैं, सोर्स बनते हैं इतिहास को समझने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए महाभारत आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए महाभारत कालीन भारतीय समाज, ठीक है दोस्तों, आपका जो है महाभारत कालीन भारतीय समाज सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध या टिप्पणी कीजिए। तो हम लोग को जो है महाभारत में जो भारतीय समाज दिखाया गया है तो उसके बारे में हम लोग को समझना है कि भाई महाभारत का जो टाइम पीरियड है जिसमें महाभारत की लड़ाई हुई थी उसमें भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली जो व्यवस्था थी कि भाई हमारे समाज के अंदर क्या था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था। ये बहुत ही घटिया एक तरह से व्यवस्था थी दोस्तों, क्योंकि समाज को जो है 4 वर्गों के अंदर बांटा गया था। ठीक है, समाज को जो है 4 वर्गों के अंदर बांटा गया था। कौन कौन सा दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले ब्राह्मणों को जो है उच्च कैटेगरी पे रखा गया था। मैं देखिए ब्राह्मण जाति को डिमीन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो व्यवस्था थी बहुत ही घटिया व्यवस्था थी दोस्तों। अगर वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो आज हम लोग सब बराबर हैं, सब एकजुट हैं, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन उस समय क्या था दोस्तों कि जो समाज को जो 4 वर्णों के अंदर बांटना, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्या दिखाता है दोस्तों, गैर बराबरी को दिखाता है। ठीक है, असमानता को दिखाता है। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे पहले कौन थे दोस्तों, ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का काम क्या था दोस्तों, ब्राह्मण का काम था अध्ययन करना दोस्तों। क्या काम था ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना। ठीक है,
वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना या करवाना, दान लेना व देना, ये किसके काम थे? ब्राह्मण समाज का काम था। अगला जो वर्ग था आपका क्षत्रिय था दोस्तों। कौन था दोस्तों? क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम क्या होता था दोस्तों? क्षत्रिय जो थे उनका काम होता था आपका भाई युद्ध करना, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, यज्ञ करवाना, दान देना। यानी कि क्षत्रिय कहीं ना कहीं आपके राजा वाली ये भूमिका के अंदर होते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ब्राह्मण समझ में आ गया होगा, क्षत्रिय समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला समझते हैं हम लोग वैश्य, ठीक है। वैश्य हमारे समाज में इनका क्या काम, इस वर्ग में लोगों का क्या काम होता था भाई? वे वेद पढ़ सकते थे, यज्ञ करवा सकते थे, दान दे सकते थे, कृषि के कार्य में इन्वॉल्व रहते थे, गौ पाल सकते थे, व्यापार कर सकते थे, ठीक है। वैश्य के जो लोग थे तमाम काम कर सकते थे। उसके बाद में बात आती है दोस्तों शूद्रों पे। शूद्र जो समाज का बिल्कुल दलित वर्ग था, दबा कुचला वर्ग था, जिसको जो है तीनों जो उच्च वर्ण थे ना, ये आपके ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, इन तीनों की जो है इनको क्या करनी पड़ती थी? सेवा करनी पड़ती थी। बताइए कोई अच्छी बात है दोस्तों? हैं, हम उस समाज में कहीं बराबरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो शूद्रों को जो है आगे चल करके चंडाल बोला जाता था दोस्तों, ठीक है। इनको जंगलों में रहना पड़ता था। इनको ना तो वेद पढ़ने का अधिकार था, ना यज्ञ करवाने का अधिकार था, ना दान देने का अधिकार था, कृषि करने का अधिकार नहीं था। इनको जो है हर प्रकार से शोषित किया जाता था। तो यही वर्ण व्यवस्था है दोस्तों, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ण व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? क्या ये अच्छी व्यवस्था थी दोस्तों उस समय प्राचीन इतिहास में हमारे? ठीक है, जैसा भी आप लोग का विचार है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या क्या विशेषताएं थी महाभारत काल की? तो भाई वर्ण के आधार पर सामाजिक कार्यों का बंटवारा किया गया था भाई, ठीक है। एक और चीज़ भाई, इस वर्ण में मान लीजिए कि ब्राह्मण का बच्चा है, ठीक है, तो ब्राह्मण का बच्चा तमाम काम ही करेगा। क्षत्रिय का बच्चा है तो तमाम काम ही करेगा, ठीक है। वैश्य का बच्चा है तो तमाम कार्य करेगा। शूद्र का बच्चा है तो वो तीनों की सेवा करेगा, बेशक शूद्र का बच्चा कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, ठीक है, कितना स्मार्ट क्यों ना हो जाए, ठीक है, वो बगावत नहीं कर सकता। जैसे उसके पूर्वजों ने जो काम किया वो इसको भी वही काम करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था बनाई गई थी। ये बहुत ही घटिया व्यवस्था थी दोस्तों, ठीक है, मेरे हिसाब से। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे उसके बाद में हमारा सोसाइटी कैसा था उस समय का? पितृ प्रधान, ठीक है, पुरुषों की वर्चस्व था। एक शब्द होता है पितृसत्तात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रियार्की। इसका मतलब क्या होता है कि भाई हमारे समाज में तमाम संसाधनों पर, ठीक है, तमाम जितने भी अधिकार वगैरह सब पर केवल किसकी सत्ता होती है? पुरुषों की सत्ता होती है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? पितृ प्रधान समाज बोला जाता है, जहाँ पर पिता की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके पुत्रों को दी जाती है, ठीक है, चाहे राजगद्दी हो चाहे सत्ता हो, पुत्रों को मिलती है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? पितृसत्ता, ठीक है, जहाँ पर सत्ता जो है पिता से पुत्र के पास जाती है, ठीक है। तो ये उस समय हमारा समाज कैसा था महाभारत काल में? पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधान समाज था। उसके बाद में विवाह के नियम की सर्वमान्यता थी, विवाह के नियम बनाए गए थे, ठीक है। स्त्री के गोत्र संबंधी नियम, उस समय समाज जो था गोत्रों में काफ़ी सारा डिवाइड था। कहते थे कि एक गोत्र जो है किसी ऋषि मुनि के आधार पर बनाया गया और उसके जितनी भी संतानें होती हैं, ठीक है, वो सब उस ऋषि मुनि के गोत्र की हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो उस समय क्या आज भी ऐसा होता है कि गोत्र के अंदर शादी नहीं होती है, ठीक है, हाँ, दूसरे गोत्रों के अंदर शादी होती है। उसके बाद में देखिए क्या है? अस्पृश्यता, यानी भेदभाव, धर्म के आधार पर कह रहा हूँ, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव जो है चरम पे था दोस्तों। बहुत भेदभाव होता था, ठीक है, शूद्रों के साथ जो है बहुत भेदभाव होता था। अभी आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक मान्यता थी कि भाई जो ब्रह्मा है ना, जो सनातन हिंदू धर्म के अंदर जो भगवान जी हैं, तो ये वर्णों का जो है जन्म जो है उनके पूरे शरीर के एक एक अंग से हुआ है। जैसे सर से जो है ब्राह्मण पैदा हुआ है, ब्रह्म जी के सर से क्या पैदा हुआ है? आपका ब्राह्मण पैदा हुआ है। उसके बाद में जो भुजाएं हैं, जो हाथ हैं, ठीक है, जो मजबूती का प्रतीक है, उससे कौन पैदा हुआ है दोस्तों? उससे क्षत्रिय पैदा हुआ है, यानी कि जो राजा पैदा हुआ है। फिर उसके बाद में जो जंगा है, ठीक है दोस्तों, जो जंगा है उससे कौन पैदा हुआ है? वैश्य पैदा हुए हैं, जिनका काम व्यापार वगैरह करना है। और जो पैर हैं उनसे कौन पैदा हुआ है? शूद्र पैदा हुआ है। तो दोस्तों बताइए क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है? ठीक है, तो इस तरह से जो है वर्ण व्यवस्था का जो है बताया गया है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, सबके अलग अलग काम है यहाँ पर। ये ब्राह्मण का काम, ये क्षत्रिय का काम, ये वैश्य का काम, ये शूद्र का दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्या सोचते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक है, एक टॉपिक आता है आपके सवाल, ये हर बार पूछा जाता है बोर्ड के कुछ उसमें पेपर में, कि भाई बताइए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? गतिशील ग्रंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? गतिशील का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो हर समय पे क्या हो, रेलेवेंट हो, हर समय पे उसकी उपयोगिता बनी रहे, ठीक है ना, वो कभी समय के साथ पुरानी ना हो।
तो महाभारत जो है हर समय पे रेलेवेंट है दोस्तों। आप किसी भी समय पे महाभारत को पढ़िए, आपको जो है लगेगा कि भाई ये वर्तमान का समाज की बात हो रही है उसके अंदर। ठीक है, महाभारत के अंदर भी दो सत्ता को लेकर के लड़ाई हुई थी। आज भी देखिए हर देश दूसरे देश के साथ सत्ता को लेकर लड़ाई कर रहा है। ठीक है, उसमें भी कूटनीति की बात की गई थी, इसके अंदर भी कूटनीति की बात की गई। उसमें भी जो है सगे संबंधियों ने धोखा दिया था, आज के समाज में भी सगे संबंधियों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। तो महाभारत की किताब आप किसी भी समय में उठा के पढ़िए, आपको लगेगा कि भैया आज के समाज की बात ही कर रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार कि भाई महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो भाई इसके कई सारे कारण है कि भाई महाभारत को जो गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। पहला तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि इसकी विभिन्न घटनाएं एवं कथाएं चित्र, संगीत, नाटक अथवा चलचित्र के माध्यम से समय समय पर हमें क्या करती हैं, परिलक्षित होती रही हैं। हर समय, चाहे आपके दादा के समय की बात हो, चाहे पिताजी के समय की बात हो, महाभारत को जो है अलग अलग समय पे जो है दर्शाया जाता था, दिखाया जाता था, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से, चाहे कार्टून के माध्यम से हो। ठीक है, चाहे किताबों में कहानियों के माध्यम से हो, तो उसको जो है कहानी के रूप में जो है जनता को परोसा जाता है और जनता उसको पढ़ करके जो है उसको समझती है कि भाई ये आज जो है बहुत ही रेलेवेंट है। अभी भी महाभारत की जो किताब है वो हर क्षेत्र के अंदर क्या है, रेलेवेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कि भाई महाभारत को विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है। महाभारत को हर लैंग्वेज के अंदर जो है दोस्तों डब किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। उसके बाद में समय समय पर कई कहानियों को इसमें समाहित कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से जो है महाभारत आपकी जो है ना बहुत ही रेलेवेंट है। ठीक है दोस्तों, जो महाभारत है बहुत ही रेलेवेंट है आजकल के टाइम में। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई महाभारत कालीन भारतीय सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। क्योंकि महाभारत ये जो समय है, जिस समय इतिहासकार बोलते हैं कि महाभारत की घटना हुई थी, तो उस समय का भारतीय समाज कैसा था दोस्तों। ठीक है, आपको भारतीय समाज के कुछ लक्षण बताने, कुछ विशेषताएं बतानी। ठीक है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। तो भाई पहली विशेषता तो भाई मौखिक रूप से जो है भाट सारथी ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। कहते हैं कि भाई भाट सारथी ने जो है महाभारत की घटना को जो है अपने शिष्यों को सुनाया, फिर आगे चल करके जो उनके शिष्य हैं वो उस घटना को जो है किसी पुस्तक में, किसी पांडुलिपि वगैरह के अंदर लिख देते हैं। तो इस तरह से जो है यह घटना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास गई और आखिरी में लोगों ने इसको किताब में, महाभारत की किताब में अलग अलग जगह लिख करके इसको जिंदा रखा इस कहानी को। अगला, कालांतर में पहले ब्राह्मणों ने, फिर महाकाव्य को ऋषि वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, इसको हर समय पे अलग अलग लोगों ने लिखा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दोस्तों, सबसे बृहत महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य इसको माना जाता है। बंधुत्व, भाईचारे, विवाह एवं पितृवंशिकता का एक स्रोत है दोस्तों। इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, भाईचारा भी मिल जाएगा। भाईचारा कैसे मिलेगा दोस्तों, पांडवों के बीच में कितना भाईचारा था, कौरवों के बीच में कितना भाईचारा था। युद्ध की बात करता है ये, विवाह की बात करता है दोस्तों, पितृवंशिकता की बात करता है। उसके बाद में एक ऐसा ग्रंथ है, गतिशील ग्रंथ है दोस्तों। उसके बाद में विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। तो ये आपकी महाभारत की जो होगी विशेषता होगी दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, उस समय का जो है महाभारतीय समाज हमारा ऐसा होता था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक कि भाई आरंभिक समाज में नए नगरों के उदय ने सामाजिक जीवन को किस तरह जो है जटिल बना दिया। उस समय जब नए नगर वगैरह उभरने लग गए तो जो हमारा समाज था वो इतना जटिल कैसे बन गया। ठीक है, उसमें इतने सारे भेदभाव, इतनी सारी विषमताएं वगैरह कैसे आ गए, तो उसको हमें जो है समझने का प्रयास करना है। तो देखिए दोस्तों कि भाई नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। ठीक है, हो गया भाई। नगरीय परिवेश पे विचारों का भी क्या होने लग गया, आदान प्रदान हो गया। जैसे नगर बसने लग गए तो लोग का जो विचार है वो बदलने लग गए दोस्तों, उसका आदान प्रदान होने लग गया। उसके बाद इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर क्या प्रश्न चिन्ह लगाया गया। अब लोग जो है ज़्यादा सोचने लग गए। ठीक है, अब लोग जो थोड़ा सा विज्ञान की तरफ जाने लग गए। तो जब इंसान जो है लॉजिकली सोचता है ना दोस्तों, फैक्ट पे बात करता है, तो वो जो है आपका धकियानुसी सोच नहीं रखता है और सुपरस्टिशन से विश्वास नहीं करता है। ठीक है, हर चीज़ को लॉजिकली सोचने की कोशिश करता है। उसके बाद में दोस्तों वो हर सवाल पे, हर चीज़ पे जो है प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास करता है कि भाई ऐसा क्यों। उसके बाद में नेक्स्ट, समाज में तरह तरह के नियमों का क्या होने लग गया दोस्तों, निर्माण होने लग गया। ठीक है, जैसे कि धर्मशास्त्र, मनुस्मृति। ठीक है, उसके बाद में महिलाओं और पुरुषों में क्या किया जाने लगा, भेद किया जाने लग गया। और समाज की तमाम जो सत्ता थी किसको दिया जाने लगा, पुरुषों को दिया जाने लगा। और महिलाओं को जो है सत्ता से जो है दरकिनार किया जाने लगा। वर्ण व्यवस्था का उद्भव होने लग गया दोस्तों। समाज को जो है 4 वर्गों के अंदर बांटा जाने लग गया। ठीक है, तो ये आपका था। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाँ ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कि भाई मनुस्मृति में जो है वर्णित चांडालों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। चांडाल कौन थे दोस्तों, आप लोगों को शुरू में बताया मैंने कि भाई शूद्र जो थे, शूद्र को क्या बोलते थे, चांडाल बोलते थे। ठीक है,
उनकी दशा देखिए दोस्तों, ये देखिए चंडाल, इनको जो है नगरों से बाहर रखा जाता था, अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमें इसके अंदर क्या बात करना है कि भाई मनुस्मृति जो है आपकी, मनुस्मृति में वर्णित चांडालों के कर्तव्य को क्या करना है, हमें वर्णन करना है कि भाई उन किस प्रकार के जो है वो लोग काम करते थे। तो देखिए दोस्तों, चंडालों का जीवन जो था दोस्तों बिल्कुल ही खराब था। तो देखिए कि भाई मनुस्मृति में जो है चंडालों के कर्तव्यों को क्या की गई सूची मिलती है कि भाई उनके कौन कौन से काम थे। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था दोस्तों, जो चंडाल वगैरह थे उनको गांव से बाहर रखा जाता था। उसके बाद में वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे खाना बनाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, और मरे हुए लोगों के वस्त्रों को पहनते थे। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात क्या है कि रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजा करके अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। ठीक है। उनको जो है हाथ में कुछ झुंझुना बजा के चलना पड़ता था, जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई सामने वाला आकर के इनको देख ले और वो अछूत हो जाए दोस्तों। तो उन लोग, उस समय का जो समाज था वो ये मानता था कि अगर हम लोग इन शूद्रों को, चंडालों को देख लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या ये बिल्कुल लॉजिकल बात है? ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है। ये कहीं ना कहीं उस समाज के दकियानुसी को दर्शाता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात क्या है कि भाई शास्त्रों ने उनका जीवन निर्धारित कर दिया था। शास्त्र किताबों के अंदर लिख दिया गया था कि भाई ये जो वर्ग है, ये जो समाज है, ये हमेशा ये काम करेगा। ठीक है। इस समाज के अंदर कोई भी बच्चा ब्रिलियंट हो जाए, कोई हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पूर्वजों ने जो काम किया वो भी यही काम करेगा। तो शास्त्रों के अंदर जो ये चीज़ लिख दी गई थी। उसके बाद में चंडालों के पास समानता, बराबरी का अधिकार नहीं था। ठीक है। उनके पास बिल्कुल भी बराबरी का अधिकार नहीं था। चंडालों को मानव ही नहीं समझा जाता था दोस्तों। ठीक है। तो एक तरह से उनको जो है गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। ये देखिए उनका जीवन जो है किस प्रकार से बद से बदतर था। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये चंडाल थे। ठीक है। इनको जो है टूटे फूटे बर्तनों में खाना मिलता था दोस्तों। ठीक है। इनको समाज में रहने नहीं दिया जाता था। तो ये जीवन था दोस्तों चंडालों का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों उस समय का समाज के बारे में। हम लोग इस समाज की पीढ़ी हैं दोस्तों, हम लोग आने वाले देश का भविष्य हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है एक जागरूक विद्यार्थी के साथ साथ जागरूक नागरिक भी बने। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कैसा महसूस करते हैं इस विषय के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या बात करनी है दोस्तों हम लोग को कि भाई महाभारत काल में स्त्रियों तथा पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से क्या अभिप्राय है। इसमें सिंपल सी बात हमें करनी है कि भाई महिला और पुरुष के बीच में संपत्ति को किस तरह से बांटा जाता था, उनके पास कैसे कैसे अधिकार थे। तो देखिए कि भाई धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्रों में इस संदर्भ में वर्णन है, इस बारे में बात की गई है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में क्या हो जाती थी, बराबर बांटती थी, किंतु ज्येष्ठ पुत्र का विशेष अधिकार होता था। जो बड़ा बेटा होता था उसका ज्यादा अधिकार होता। स्त्री धन पर स्त्रियों का स्वामित्व होता था। जो महिलाओं की संपत्ति होती थी उसमें महिलाओं का स्वामित्व होता था। समानतः भूमि, पशु एवं धन पर पुरुषों का नियंत्रण ज्यादा होता था। उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपना अधिकार रखती थी और ब्राह्मण एवं क्षत्रिय एक धनी वर्ण माना जाता था उस समय। जो अमीर घराने की औरतें होती तो अपना अधिकार ले लेती थी, लेकिन जो गरीब घर की औरतें होती थी उनको जो है दबाया जाता था। नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों? नेक्स्ट आपका है कि भाई स्त्री एवं पुरुषों के संपत्ति अर्जित करने में क्या अलग अलग तरीके होते थे। माता पिता एवं पति से मिली भेंट अथवा उपहार पर स्त्री का क्या होता था, अधिकार होता था। पुरुष तो भाई जायदाद का मालिक है, कोई भी काम धंधा करके पैसे कमा सकता है, लेकिन उस समय महिलाओं को जो है ये सब अधिकार नहीं थे। तो ये है दोस्तों, ये आपका पुरुष और महिलाओं के बीच में अंतर है। ये आपको पूरा टॉपिक है दोस्तों। जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को क्या कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। ठीक है। और भर के इसमें लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे दोस्तों। सितंबर में प्री बोर्ड आप लोग के शुरू होने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि उससे पहले आप लोग का हिस्ट्री का सिलेबस, पॉलिटी का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। बस उसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।